हाय गुड मॉर्निंग, दिस इज विकास बिफोर यू। आज के इस सेशन में मैं नरेशन पढ़ाने वाला हूँ। जैसा कि आपको पहले से पता है कि नरेशन के कई वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, तो आज नरेशन के सीरीज को ही आगे कंटिन्यू करूंगा। लेकिन आज हम लोग स्पेशल रूल्स पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं पहले ध्यान से देखिए। आज हम लोग फिर पढ़ेंगे स्पेशल रूल्स। अब भाई किसके बारे में स्पेशल रूल्स पढ़ेंगे ये जान लीजिए। इंपरेटिव सेंटेंस का नाम आपने सुना होगा, इंपरेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे पहला सवाल जो आपके मन में अभी आ रहा होगा वो यह कि इंपरेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले इंपरेटिव सेंटेंस को समझ लेते हैं, तो आसानी होगी अगर आप जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तब। तो देखिए होता क्या है इंपरेटिव सेंटेंस को समझिए। An imperative sentence represents order, command, request, एडवाइस etc। यानी जब जब बात इंपरेटिव सेंटेंस की आएगी तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि एक इंपरेटिव सेंटेंस वैसा स्टेटमेंट होता है जो ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस इत्यादि को रिप्रेजेंट करता है। इसको पहचानेंगे कैसे, इस बात को भी देख लेते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई एन इंपरेटिव सेंटेंस। देखिए इंपरेटिव सेंटेंस को पहचानना बड़ा आसान होता है। एक्चुअली इंपरेटिव सेंटेंस आपको वर्ब स्टार्टिंग मिलेगा, वर्ब से ही स्टार्ट मिलेगा। तो आप इसको कह भी सकते हैं रिमार्क के रूप में, आप बता सकते हैं अ वर्ब स्टार्टिंग सेंटेंस इज नोन एज इंपरेटिव सेंटेंस। इसका मतलब हुआ कि एक वर्ब से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस के रूप में जाना जाता है। एग्जाम्पल के रूप में आप देख लीजिए, जैसे गो देयर एक इंपरेटिव सेंटेंस है, उसी प्रकार कम हियर भी इंपरेटिव सेंटेंस है, हेल्प मी भी इंपरेटिव सेंटेंस है। तो ये सभी आपके किसके उदाहरण हैं? ये सभी इंपरेटिव सेंटेंस के उदाहरण एग्जाम्पल्स हैं। तो आप आसानी से इसको पहचान सकते हैं। एक सवाल यहां पर आपके मन में आ सकता है, क्योंकि आपको बचपन से ऐसा पढ़ाया गया होगा या पढ़ाया जाता है कि कोई भी सेंटेंस बिना सब्जेक्ट का नहीं होता है। मतलब देयर इज नो सेंटेंस विदाउट अ सब्जेक्ट। तो देयर में बी ए क्वेश्चन इन योर माइंड हियर। यहाँ पर आपके मन में एक सवाल उठ सकता है, लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस तो सब्जेक्ट नहीं है। एक्चुअली इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, लेकिन जिसको कि अंडरस्टूड समझा जाता है। अब सवाल उठेगा कि इंपरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होता है। तो देख लीजिए, व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ एन इंपरेटिव सेंटेंस। तो आपको मैं बता देता हूं कि इंपरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है यू। द सब्जेक्ट ऑफ एन इंपरेटिव सेंटेंस इज यू। लेकिन एक्चुअली ये अंडरस्टूड होता है। क्या होता है? अंडरस्टूड होता है, साइलेंट होता है। आप इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। क्या ध्यान में रखना है समझिए। द सब्जेक्ट ऑफ एन इंपरेटिव सेंटेंस इज अंडरस्टूड। उसको आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उसको आप लिख नहीं सकते हैं। एक्चुअली जितने भी आप इंपरेटिव सेंटेंस देखते हैं, कम हियर, गो देयर, हेल्प मी, एक्चुअली ये इस फॉर्म में होता है, यू गो देयर, या फिर होता है यू कम हियर, या फिर होता है यू हेल्प मी। लेकिन अब होता क्या है, एक्चुअली शुरुआती दौर में जब देखा गया कि ऐसे सेंटेंसेस में हर जगह सब्जेक्ट यू ही आते थे, तो फिर हमारे जो ग्रामरियंस थे उन्होंने कहा कि जब यू ही लिखना है हर जगह, ये बात अंडरस्टूड है कि यू को ही रिप्रेजेंट करना है, तो क्यों ना यू को रिमूव कर दिया जाए। इसलिए यू को हटा दिया गया। और अब आज जो हमारे पास इंपरेटिव सेंटेंस के रिगार्डिंग रूल है, उस रूल के अकॉर्डिंग आप यू का प्रयोग नहीं कर सकते, यानी कि सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अगर आप सब्जेक्ट लिखेंगे तो यानी कि आपका इंपरेटिव सेंटेंस गलत हो जाएगा। यानी कि स्टेटमेंट होता है, मान लीजिए यू गो देयर,
ठीक है, ये सेंटेंस और एक सेंटेंस होता है गो देयर, ये दोनों सेंटेंस में अंतर होता है। यहां पर भी सब्जेक्ट यू होता है जो कि अंडरस्टूड है, यहां पर आप नहीं लिखेंगे, यहां पर जो है सो सब्जेक्ट लिखा हुआ है, ये फुल स्टॉप, ये एक्चुअली असर्टिव सेंटेंस होता है और ये इंपरेटिव सेंटेंस होता है। आपको यहां पर मान लेना है, सपोज करना है कि यू होता है। अब दोनों की मीनिंग में थोड़ा सा अंतर होता है। यू गो देयर का मतलब होता है तुम वहां जाते हो, और गो देयर का मतलब होता है वहां जाओ। तो आज एक्चुअली इंपरेटिव सेंटेंस पे मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट एन इंपरेटिव सेंटेंस बिकॉज आई हैव टू टीच यू नरेशन मुझे पढ़ाना है। मैं आपको सिखलाने वाला हूं कि डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट सेंटेंस में कब बदलेंगे। लेकिन आज जो हमारा कंडीशन ऐसा है कि अगर इंपरेटिव सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच के रूप में आ जाए, अगर रिपोर्टेड स्पीच जो आपका है अगर इंपरेटिव सेंटेंस हो, इफ आवर रिपोर्टेड स्पीच इज एन इंपरेटिव सेंटेंस, तो कैसे चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, आज हम लोगों को इसी पॉइंट पे काम करना है। इसलिए इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर जाकर के ज्यादा हम इंपरेटिव सेंटेंस की चर्चा नहीं करेंगे। हम जब इंपरेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे स्पेशली तो इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में विस्तार रूप से पढ़ेंगे। तो तत्काल आज क्या करना है सो आपको समझ में आ गया है, यानी रिपोर्टेड स्पीच के रूप में हमारे पास अगर इंपरेटिव सेंटेंस आता है तो उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बदलेंगे, आज हम लोग इसी पॉइंट पे काम करने वाले हैं। बस आप मेरे साथ बने रहिए शुरू से अंत तक, और देखिए मैं आपको दिखलाता हूं कि कितनी आसानी से आप इंपरेटिव सेंटेंस वाले सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। थोड़ा सा रूल में चेंज आएगा, उसके बारे में मैं बताता हूं। प्रोसेस वही रहेगा, जैसे जैसे हमारा रूल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे थोड़ा सा चेंज आता चला जाएगा। उस चेंज को हम लोग पढ़ते चलेंगे और फिर आसानी से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते चलेंगे। तो अभी मैं सबसे पहले मैं रूल्स बताता हूं, और फिर रूल्स बताने के बाद आपको बताऊंगा कि कैसे प्रैक्टिस भी कराऊंगा क्वेश्चंस बना बना करके। कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे, उस टेक्निकल क्वेश्चंस को समझने की जरूरत है। जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस बनाएंगे खास करके टेक्निकल क्वेश्चन, उतना ज्यादा आपका चैप्टर पर कमांड होगा। तो चलिए जरा देखते हैं कि क्या करना है। सबसे पहले देखिए कि सेंटेंस कैसे आ सकता है। जैसे आपके पास एक सेंटेंस आ सकता है, ही सेज टू मी, यहां पर इन्वर्टेड कॉमा है, गो देयर ये फुल स्टॉप है और इन्वर्टेड कॉमा बंद है। आप यहां पर देख सकते हैं ये रिपोर्टिंग वर्ब साइड है, ये रिपोर्टेड स्पीच साइड है। तो जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते हैं तो सबसे पहले हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब साइड को अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले आप जानिए ये सेज आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर क्या क्या करना पड़ेगा सो देख लेते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर टेल, आस्क, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, वार्न, ईटीसी, इस प्रकार के किसी भी शब्दों का प्रयोग हो सकता है। कहां पर? रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर। एट द प्लेस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब आप यूज कर सकते हैं टेल, आस्क, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, वार्न, ईटीसी। और भी अगर कोई सिचुएशन आपके सामने उत्पन्न होता है तो अकॉर्डिंगली आप उसके अनुसार वहां पर रिपोर्टिंग वर्ब को यूज कर सकते हैं। अब एक बात यहां पर इंपॉर्टेंट है, अभी तक जो हम लोगों ने नरेशन को पढ़ा, अभी तक जो हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज किया, वहां पर एक बात हम लोग देख रहे थे कि ऑब्जेक्ट था तो भी ठीक, नहीं था तो भी ठीक। लेकिन जब बात इंपरेटिव सेंटेंस की आएगी तो इंपरेटिव सेंटेंस के केस में ऑब्जेक्ट हर हाल में चाहिए, बिना ऑब्जेक्ट का कोई इंपरेटिव सेंटेंस होगा नहीं। इसलिए इस बात को रिमार्क को मैं लिख देता हूं यहां पर, ताकि क्वेश्चन बनाने समय किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। इन द केस ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस के केस में एन ऑब्जेक्ट इज एसेंशियल, ऑब्जेक्ट एसेंशियल होता है, बिना ऑब्जेक्ट के आप काम नहीं चला सकते। इस बात को ध्यान में रखिएगा। कब? इंपरेटिव सेंटेंस के केस में। अब चलिए हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब की बात करते हैं, सॉरी इन्वर्टेड कॉमा की बात करते हैं। इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर आपको टू का यूज करना पड़ेगा। और फिर हम रिपोर्टेड स्पीच की बात करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच की बात जब हम लोग करेंगे, यहां पर एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू आ जाएगा। रिपोर्टेड स्पीच की अब हम बात करते हैं, तो रिपोर्टेड स्पीच में आपको ध्यान में रखना है कि V1 से सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो जैसा कि हम लोग एक रूल पढ़े थे सन बटा 123, इस रूल को भी अप्लाई करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चंस को बना करके देखते हैं जो क्वेश्चन आपके सामने है। अच्छा, यहाँ पर वर्ब के बारे में मैंने बताया, रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में कि आप टेल, आस्क, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, वार्न किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसका टेंस चेंज करेगा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। प्रेजेंट टेंस में तो प्रेजेंट में लिखेंगे, पास्ट है तो पास्ट में, जैसा होगा वैसा लिखेंगे। सबसे पहले इसको हम लोग बनाते हैं। इसको बनाएंगे तो क्या होगा? ही orders me to
देखिए हमने क्या किया, ही लिखा, ये सेज टू है, इसको ऑर्डर्स में बदल दिया, चूंकि गो देयर को ऑर्डर्स के रूप में कह सकते हैं। आप यहां पर चाहेंगे तो टेल्स भी लगा सकते हैं, आप चाहेंगे तो आस्क्स भी लगा सकते हैं, जो भी मीनिंगफुल होगा किसी भी रिपोर्टिंग वर्ब का आप यूज कर सकते हैं। टू V1 से स्टार्ट करना, गो देयर, और आगे कुछ वैसा टर्म नहीं है कि जिसको चेंज किया जाए। तो ये जो डायरेक्ट हमारा सेंटेंस था इजीली इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। मोटा मोटी तौर पर एक बार फिर मैं आपको इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में बता देता हूं कि जब इंपरेटिव सेंटेंस आ जाए और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करना हो तो क्या करें। सबसे पहले आप चले आइए रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर। आपको ध्यान में रखना रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर टेल, आस्क, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, वार्निंग, टीसी में से किसी का भी प्रयोग करेंगे कंडीशन के आधार पर। किसके आधार पर? कंडीशन के आधार पर। दूसरा महत्वपूर्ण चीज की इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू का यूज करना है, ऑब्जेक्ट को किसी भी कीमत पर मिस नहीं करना है। और रिपोर्टेड स्पीच की बात करेंगे तो जब रिपोर्टेड स्पीच को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो V1 से ही स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हमारे पास एक रूल होता है कि टू के बाद हमेशा V1 का यूज किया जाता है। सेंटेंस में अगर जरूरत पड़ी तो सन बाई 1 2 3 के रूल को भी फॉलो करेंगे। इस रूल के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया है, बहुत चर्चा किया है, तो आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। अब बारी है मैं कुछ क्वेश्चंस को बना के दिखलाता हूं। एक्चुअली जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस बनाएंगे आपका कंसेप्ट उसी के अकॉर्डिंग आएगा। अगर क्वेश्चंस नहीं बनाएंगे तो फिर आप चैप्टर को सीख नहीं पाएंगे। तो चैप्टर को सीखने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है वो होता है क्वेश्चंस बनाना। तो चलिए बहुत सारे क्वेश्चंस को बना करके मैं आपको दिखलाता हूं। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, यहां पर सिंपल क्वेश्चन है, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, फुल स्टॉप है और इन्वर्टेड कॉमा बंद है। सबसे पहले आप चेक कर लीजिए किसको, तो रिपोर्टेड स्पीच को। क्या चेक करना है कि इट इज एन इंपरेटिव सेंटेंस और नॉट, कि इंपरेटिव सेंटेंस है कि नहीं। कैसे पहचानेंगे, तो मैंने बताया कि इंपरेटिव सेंटेंस के पहचानने का सिंपल सा तरीका है कि इंपरेटिव सेंटेंस आपका वर्ब स्टार्टिंग होता है। तो आप देख सकते हैं वर्ब स्टार्टिंग है। चलिए अब हम लोग इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट ही। अब हमको वर्ब चाहिए, आप टोल्ड भी लिख सकते हैं नॉर्मली, आप आस्क्ड भी लिख सकते हैं नॉर्मली यहां पर, या फिर ऑर्डर्ड भी लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो या तो आप लिखिए ही टोल्ड, ही ऑर्डर्ड, या ही आस्क्ड लिखिए। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट आपके पास नहीं है, लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस के केस में ये इंपॉर्टेंट होता है कि आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना पड़ेगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट सुटेबल आप डाल दीजिए, ही ऑर्डर्ड मी, ही टोल्ड मी, ही आस्क्ड मी। इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर लिखेंगे टू, फिर लिखेंगे ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, और आप देख सकते हैं कि बड़ी आसानी से हम लोगों ने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया। इट्स एन इजी टास्क, ये बड़ा इजी टास्क होता है, आसान टास्क होता है। आप इंपरेटिव सेंटेंस को आसानी से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन देखिए तो बेहतर होगा। एक क्वेश्चन और देखिए, ही सेड टू सीता, यहां से इन्वर्टेड कॉमा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट है, फिर लेंड मी योर पेन फॉर अ मिनट, फुल स्टॉप है, इन्वर्टेड कॉमा बंद है। सबसे पहले आप रिपोर्टेड स्पीच साइड को चेक कर लीजिए, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच को चेक कीजिए कि इंपरेटिव सेंटेंस है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं लेंड से स्टार्ट है, लेंड वर्ब होता है, वर्ब स्टार्टिंग हमेशा इंपरेटिव सेंटेंस ही होता है। अब हम लोग इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे ही सेड टू है, यहां मांग रहा है, पेन मांगने की बात हो रही है, तो टोल्ड लिख सकते हैं नॉर्मली, क्या आस्क्ड भी लिख सकते हैं नॉर्मली, जो इच्छा हो आप लिख सकते हैं। ऑर्डर नहीं लिख सकते हैं, ये बात ध्यान में रखना है। ऑर्डर इसलिए नहीं लिखेंगे कि उधार मांग रहे हैं किसी से, तो उधार मांगने में ऑर्डर नहीं दिया जाता है। तो ही आस्क्ड, यहां पर लिखेंगे सीता, फिर लिखेंगे टू, V1 रहेगा लेंड, मी फर्स्ट पर्सन है, मैंने बोला था कि सन बाय 1 2 3 के रूल को जरूर अप्लाई करेंगे, ही के अनुसार चेंज होगा, तो लेंड हिम, योर सेकेंड पर्सन सीता के अनुसार हो जाएगा हर पेन, आगे क्या हो जाएगा फॉर अ मिनट। आप देख रहे हैं आसानी से हम लोग चेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओल्ड मैन सेड टू हिज सर्वेंट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, क्लोज
द डोर, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा बंद। चलिए चेंज करते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, द ओल्ड मैन। यहां पर आप ऑर्डर्ड लिख सकते हैं क्योंकि सर्वेंट की बात हो रही है, ऑर्डर्ड हीज, फिर लिखेंगे सर्वेंट टू क्लोज द डोर। बड़ी आसानी से क्वेश्चन सब बन रहे हैं, बना सकते हैं आप आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। ही सेड टू हर, यहां पर आ गया इन्वर्टेड कॉमा, फिर स्टार्ट, प्लीज हेल्प मी। चलिए एक बात मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं, प्लीज या काइंडली शब्द अगर रिपोर्टेड स्पीच में आ जाए तो प्लीज और काइंडली को हटा दिया जाता है। रिमार्क के रूप में मैं यहां पर आपको बता रहा हूं, रिमार्क, ठीक है। प्लीज और काइंडली को क्या करते हैं, हटा दिया जाता है। प्लीज या फिर काइंडली इज रिमूव्ड एंड, तथा इस स्थिति में इन दिस केस यूज रिक्वेस्ट एट द प्लेस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। और ऐसे स्थिति में रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर आप किसका यूज करें, रिक्वेस्ट का यूज करें। रिक्वेस्ट कहने का मतलब है उसका टेंस जो है वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन चेंज होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि प्लीज और काइंडली अगर आ जाए रिपोर्टेड स्पीच में तो हमें प्लीज और काइंडली को रिमूव कर देना है, और वैसे स्थिति में रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर आपको रिक्वेस्ट का यूज करना। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ही रिक्वेस्टेड हर, प्लीज काइंडली तो हट जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू आ गया, टू हेल्प मी फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के आधार पर हो जाएगा हिम। बड़ी आसानी से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया। तो आप देख रहे हैं इट्स एन इजी टास्क टू चेंज इनटू इनडायरेक्ट फ्रॉम डायरेक्ट इन द केस ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। अगर केस इंपरेटिव सेंटेंस का हो, मैं इसको हटा रहा हूं, आप जो है सो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर बार बार देख करके भी इसको सीखने की कोशिश कीजिए। तो इंपरेटिव सेंटेंस के केस में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यह कि आपको सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर लेना पड़ता है। रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर जिन चीजों के बारे में मैंने बताया है उसका आप यूज कीजिए, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू का यूज कीजिए। और फिर आपको क्या करना है कि रिपोर्टेड स्पीच में जो आप रिपोर्टेड स्पीच को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो 2+V1 से ही स्टार्ट करें, और जहां जरूरत पड़े सन बाय 1 2 3 के रूल को जरूर अप्लाई करें। मतलब इंपरेटिव सेंटेंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब कभी कभी क्या होगा, कभी कभी क्या अक्सर भी हो सकता है आपके सामने निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस आ जाएगा, भाई तब क्या करोगे। इफ एन इंपरेटिव सेंटेंस इज नेगेटिव, चलिए इसको हम पहले हेडलाइन बना देते हैं। इफ एन imperative sentence is negative, इसका मतलब हुआ कि अगर कोई इंपरेटिव सेंटेंस निगेटिव हो जाए तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इट्स ऑल्सो एन इजी टास्क, ये भी बड़ा आसान है, आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे सेंटेंस सबसे पहले देख लीजिए क्या हो सकता है। एक सेंटेंस हो सकता है, मान लीजिए ही सेड, यहां कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, डोंट गो देयर, फुल स्टॉप है, इन्वर्टेड कॉमा बंद है। सपोज दैट आपके सामने ऐसा स्टेटमेंट आ जाए तो कुछ करना नहीं, देखिए करना क्या है समझिए। सबसे पहले आप यहां लिखिए ही ऑर्डर्ड लिख सकते हैं, आस्क्ड लिख सकते हैं, टोल्ड लिख सकते हैं। मैंने बताया कि इंपरेटिव सेंटेंस के केस में आपको ऑब्जेक्ट हर हाल में देना है, तो बच्चों एक ऑब्जेक्ट यहां पर डाल दीजिए, ही ऑर्डर्ड मी। अब आपको इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर नॉट टू का यूज करना है। अभी तक मैंने क्या बताया था आपको, अभी तक मैंने बतलाया था कि एट द प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमा यू हैव टू यूज टू का यूज करना है। बट नाउ आई एम टेलिंग यू एट द प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमा यू हैव टू यूज नॉट टू का आप यूज कीजिए, और जैसे बाकी प्रोसेस करते थे वो सारे प्रोसेस को कर दीजिए, आप ऐसा बना सकते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज, आप ऐसे सेंटेंस को दो तरीका से बना सकते हैं। कितने तरीका से बना सकते हैं? दो तरीका से बना सकते हैं। यानी कि अगर आपका इंपरेटिव सेंटेंस नेगेटिव है तो दूसरा तरीका क्या है, देखिए आप यहां पर लिखिए फॉरबिड। फॉरबिड एक वर्ब होता है, फॉरबिड का सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है मना करना। अच्छा, फॉरबिड जो है या फॉरबिड जो है खुद से नेगेटिव होता है, तो ही फॉरबिड मी, और आगे अब नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, सीधे टू लगाएंगे और फिर गो देयर लिख देंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब आप दोनों सेंटेंसेस का यूज कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन पहले देखिए तो बेहतर रहेगा। यू सी सम क्वेश्चंस, इट वुड बी बेटर फॉर यू। जैसे सेंटेंस देखिए, एक सेंटेंस है आपके सामने, ही टोल्ड मी, यहां से इन्वर्टेड कॉमा शुरू,
डोंट साउथ इन द क्लास, फुल स्टॉप है। अब इन्वर्टेड कॉमा यहां पर क्या है, बंद है। अब चलिए इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं। दो प्रोसेस है, वी हैव टू प्रोसेसेस, हम दोनों प्रोसेसेस से जाएंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर आप नॉट टू लिख सकते हैं, साउथ इन द क्लास। टोल्ड के बजाय यहां पर आस्ट भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। इसका सेकेंड प्रोसेस देखिए, ही फॉरबिड मी टू साउथ इन द क्लास। आपके ऊपर डिपेंड करता है, बस ध्यान इस बात का रखना है कि फॉरबिड का अगर आप यूज करेंगे ना तो इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर नॉट टू के बजाय सिर्फ टू का यूज करना है, बाकी प्रोसेस क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। चलिए अगला स्टेटमेंट देखिए, नेक्स्ट स्टेटमेंट है ही सेड इन्वर्टेड कॉमा डोंट मेक टू मच नॉइस। यहां पर क्या है, कॉमा, फिर यहां पर लिखा हुआ है चिल्ड्रेन, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा बंद है। मैंने बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर कोई भी टर्म कॉमा से सेपरेट किया गया है, अगर नाउन है तो वो ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो यहां पर आप ध्यान से देखिए, ही सेड डोंट मेक टू मच नॉइस चिल्ड्रेन, मतलब वो बच्चों को कह रहा है कि क्लास में जो है, सॉरी, बच्चों को बोल रहा है कि ज्यादा वो शोर शराबा न करे। तो हम लोग इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, इजी है। आप यहां पर लिख सकते हैं ही आस्क्ड, ऑब्जेक्ट के रूप में यही चिल्ड्रन यहां पर आ जाएगा, चिल्ड्रन नॉट टू मेक टू मच नॉइस, यहां पर फुल स्टॉप दे देंगे। या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन आप बना सकते हैं, ही फॉरबिड मी, सॉरी फॉरबिड, यहां पर है चिल्ड्रन, अब नॉट टू तो लगाना नहीं है, टू मेक टू मच नॉइस। इजिली यू कैन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखिए कैसे नेगेटिव सेंटेंस को बड़ी आसानी से हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे सेंटेंस यहां से स्टार्ट हुआ, इन्वर्टेड कॉमा है, यहां पर लिखा गया है डोंट, फिर है ड्राइव, फिर है टू फास्ट, ठीक, ओके। यहां पर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा बंद है, यहां पर सी सेड। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बताया है कि कैसे सॉल्व करना है। इट्स ऑल्सो एन इजी टास्क टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। कुछ नहीं करना है, अब हम बनाते समय उसको सी इधर ले लेंगे, सी हम यहां पर लिख सकते हैं टोल्ड, एक ऑब्जेक्ट देना अनिवार्य, इसलिए क्या लिखेंगे, मी, यहां नॉट टू लिखना पड़ेगा, नॉट टू, फिर लिखना पड़ेगा ड्राइव, फिर लिखना पड़ेगा टू फास्ट। या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है, आप फॉरबिड के सहारे भी जा सकते हैं, ही फॉरबिड मी, अब नॉट टू नहीं, टू लिखेंगे, ड्राइव, फिर लिखेंगे टू फास्ट। तो आप इजीली जो है सो इंपरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर इंपरेटिव सेंटेंस आपका रिपोर्टेड स्पीच हो जाए तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आप चेंज कर रहे हैं। आगे ले चलते हैं, थ्योरी को थोड़ा सा प्रोसीड करते हैं, थ्योरी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। एक टेक्निकल पॉइंट मैं यहां पर बताने वाला हूं। आई एम गोइंग टू डील विथ अ टेक्निकल पॉइंट। आई समटाइम रियलाइज दैट स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज रिगार्डिंग दिस कंसेप्ट। लोग, छात्र जो हैं इस कंसेप्ट के संदर्भ में अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आपके मन में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि किस प्रकार से कंफ्यूजन को दूर किया जाए। एक शब्द आपके सामने होता है डू, आप इस शब्द को भली भांति जानते हैं, और इस डू का मतलब क्या होता है, करना। अब इस डू का यूज कई होता है, डू को कई प्रकार से यूज करते हैं। सबसे पहले जानिए, एक तो इस डू का यूज करते हैं मेन वर्ब के रूप में, डू किस रूप में यूज होता है, मेन वर्ब। दूसरा इस डू का यूज करते हैं टू मेक सेंटेंस नेगेटिव, सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए आप डू का यूज करते हैं। और तीसरा इसका थर्ड यूज क्या होता है, टू मेक अ सेंटेंस इम्फैटिक। और सेंटेंस को इम्फैटिक बनाने के लिए भी आप किसका यूज करते हैं, डू का यूज करते हैं। अब डू के तीन यूज है, मैं तीनों आपको दिखाता हूं। सबसे पहले पहला यूज देखिए, यानी मेन वर्ब के रूप में देखिए, डू एज मेन वर्ब। ये मेन वर्ब के रूप में कैसे रहता है, सो देखिए, जैसे डू दिस,
डू दैट, ऐसे स्टेटमेंट जो आप बनाते हैं यहां पर डू क्या हो जाता है, मेन वर्ब हो जाता है। अब देख लीजिए निगेटिव क्या होता है, एज निगेटिव, जब निगेटिव के रूप में इसका यूज करते हैं तो क्या हो जाता है, डोंट गो देयर, डोंट डू दिस, ऐसी स्थिति में। अब फिर एज इम्फेटिक, इम्फेटिक के रूप में कैसे हो जाता है, सो देख लेते हैं जरा सा। जैसे डू गो देयर, गो देयर होता है उसका इम्फेटिक, गो देयर होता है, कम हियर का हो जाता है डू कम हियर। अब एक्चुअली यह मैं अभी आपको क्यों बतला रहा हूं, एक सवाल आपके मन में आ सकता है। एक्चुअली मैं बताना चाहता हूं कि डू अगर मेन वर्ब के रूप में हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते समय उसको सेंटेंस में रहने देना है, अदरवाइज डू को रिमूव कर देना है। सिर्फ इस स्थिति में डू आपका कंटिन्यू करेगा, बाकी स्थिति में डू को आपको रिमूव कर देना है। एग्जाम्पल के रूप में समझिए, जैसे एक सेंटेंस है, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डू दिस। अब यहां पर चेक कर लो, डू जो है सो मेन वर्ब है। जब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा ही टोल्ड मी या आस्क्ड मी टू डू दैट। यहां पर आपने देखा कि मैंने डू का यूज किया, चूंकि डू मेन वर्ब है, लेकिन मेन वर्ब के अलावा अगर किसी और भी कंडीशन में डू आ जाएगा तो आपको रिमूव करना पड़ता है। जैसे ही सेड डोंट गो देयर, मान लीजिए कि ऐसा स्टेटमेंट आपके सामने है, चलिए इसको बनाते हैं, ही टोल्ड मी। अब यहां पर आपको लिखना पड़ता है नॉट टू गो देयर, आपका डू देख रहे हैं कि यहां से गायब हो गया। एक कंडीशन और आप समझ लीजिए तो बेहतर रहेगा। जैसे एक सेंटेंस होता है, ही सेड डू गो देयर। डू गो देयर जो है एक इम्फेटिक सेंटेंस होता है। गो देयर का मतलब क्या होता है, वहां जाओ, और जब आप डू गो देयर की करते हैं तो इसका मतलब होता है वहां जाओ ही, तो यह एक इम्फेटिक सेंटेंस होता है। जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाता है, ही टोल्ड मी टू गो देयर, और यहां से डू को आप हटा देते हैं। तो मैं यहां पर बताना चाहता हूं कि अगर इंपरेटिव सेंटेंस में आपके सामने डू आ जाए तो सबसे पहले आप चेक कीजिए कि किस फॉर्म में आया है। क्या डू मेन वर्ब है, क्या डू स्टेटमेंट को नेगेटिव बनाने के लिए आया है, या फिर डू जो है सेंटेंस को इम्फेटिक बना रहा है। अगर डू मेन वर्ब के रूप में है तो डू का आप यूज कीजिए इनडायरेक्ट में, अदरवाइज डू को आप रिमूव कर दीजिए। क्वेश्चन जैसे जैसे बनेगा, जितना ज्यादा क्वेश्चन आप बनाएंगे आप आसानी से इस बात को समझ जाएंगे। बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, अक्सर मैं देखता हूं कि छात्र ऐसे पॉइंट्स पर कंफ्यूज कर जाते हैं। एक थ्योरी मैं और आपको बताने वाला हूं, और एक बात ध्यान में रखना कि इस थ्योरी को आप कंप्लीट करेंगे तो अगले सेशन में, नेक्स्ट सेशन जो नरेशन का होगा, उस सेशन के माध्यम से मैं अनेकों क्वेश्चंस बना करके आपको दिखलाने वाला हूं। तो ये बात हमेशा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस बनाएंगे उतना ही ज्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। सो टू मेक योर कंसेप्ट क्लियर, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव सो मेनी क्वेश्चंस। जितना ज्यादा क्वेश्चंस उतना ज्यादा क्वेश्चंस बना। एक चीज और मैं बताने वाला हूं कि इंपरेटिव सेंटेंस प्लस क्वेश्चन टैग अगर आ जाए तो क्वेश्चन टैग को रिमूव कर देते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस प्लस इंपरेटिव सेंटेंस प्लस क्वेश्चन टैग। मैं आपको बताने वाला हूं कि इंपरेटिव सेंटेंस के साथ अगर क्वेश्चन टैग आ जाए तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते समय क्वेश्चन टैग को रिमूव कर दिया जाता है, साइलेंट कर दिया जाता है। इन दिस केस, किस केस की मैं बात कर रहा हूं आप समझ गए? एट द टाइम ऑफ चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट क्वेश्चन टैग इज रिमूव्ड, क्वेश्चन टैग को रिमूव कर दिया जाता है। चलिए उदाहरण से मैं एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक सेंटेंस है आपके सामने, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, गिव मी सम मनी, यहां पर कॉमा है और ये क्वेश्चन टैग है, विल यू, साइन ऑफ इंटरोगेशन इसलिए मिलेगा, और यहां पर इन्वर्टेड कॉमा बंद है। अब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। आप यहां पर लिख सकते हैं, ही आस्क्ड मी टू गिव मी, फर्स्ट पर्सन ही के अनुसार हिम सम मनी, और आप यहां पर फुल स्टॉप दे देंगे। यहीं तक आपका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन टैग को क्या करना है? रिमूव कर देना है।
तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट मैं आपको सिखला रहा था, खास करके इंपरेटिव सेंटेंस की चर्चा कर रहा था। जो मोटा मोटी तौर पर इसके थ्योरीज है मैंने डील कर दी हैं। अब सवाल उठता है प्रैक्टिस करने का। तो जितना ज्यादा क्वेश्चंस आप बनाएंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, जितना ज्यादा आप चेंज करेंगे उतना ही आपका कंसेप्ट होगा क्लियर। लेकिन आज नहीं, आज की क्लास के लिए इतना ही। अगले क्लास में नेक्स्ट सेशन में मैं आपको इंपरेटिव सेंटेंस के अनेकों क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखलाने वाला हूं। तब तक आपको करना क्या है कि थ्योरी को देख करके और समझने की कोशिश करना है। थ्योरी को जितना ज्यादा आप देखेंगे, जितना आप याद करेंगे, उतनी ही आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज दीजिए विकास कुमार को इजाजत। इस सेशन को देखिए और अगले सेशन का इंतजार कीजिए।